न्यूयॉर्क सिटी के ट्रैफिक में फंसा हुआ शख्स मार्टिन है, जो पार्कर जेनिक्स नामक कंपनी में काम करता है। इनकी कंपनी एक ऐसी दवा बना रही है जो दिल की बीमारियों को ठीक करने में कारगर साबित होगी, और वो दवा बनाने के लिए उन्हें चाहिए 3 सबसे बड़े डायनासोर्स का डीएनए। मार्टिन को इस काम को अंजाम देने के लिए एक टीम की जरूरत है। जोरा बेनेट एक पूर्व सैन्य ऑपरेशन विशेषज्ञ है। मार्टिन उसे इस गुप्त और गैर कानूनी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए चुनते हैं, जिस काम के लिए उसे पार्कर जेनिक्स मोटा पैसा देती है। मार्टिन को अपनी टीम में अब एक ऐसा इंसान चाहिए जो डायनासोर को काफी करीब से जानता हो। डॉक्टर हेनरी जो मार्टिन को बताता है कि जो दवा उनकी कंपनी बनाना चाहती है, उसके लिए उन्हें 3 विशाल डायनासोर का डीएनए चाहिए, जो तीनों अलग अलग पर्यावरण के प्रतिकूल होंगे, जैसे समुद्री मोसासोरस, जमीन पर रहने वाले टाइटेनोसोरस और आसमान में उड़ने वाला सबसे बड़ा डायनासोर क्वेट्ज़ालकोअट्लस। अब जोरा इस टीम को लीड करती है। उन्हें चाहिए बोट और एक ऐसा साथी जो भरोसेमंद हो। डंकन सिर्फ एक टेक्नीशियन नहीं है, वह बेहद धैर्यवान, समझदार और व्यवहार में शांत है। उसका रवैया हमेशा समाधान पर केंद्रित रहता है। वह किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, बल्कि पहले स्थिति का विश्लेषण करता है, क्योंकि उसकी योजना और तकनीकी समझ कई बार जान बचाने में मदद करती है। डंकन के पास एक मैप है, जिसके जरिए वो सबकी नजरों से बचते हुए उन डायनासोर के पास पहुंच सकते हैं। वो अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं। वो मैप के जरिए मोसासोरस को ट्रैक करते हैं। उनके पास एक ऐसा गैजेट है जिसकी मदद से वो बिना डायनासोर को नुकसान पहुंचाए डीएनए कलेक्ट कर सकते हैं। 400 मील दूर इक्वेटर के पास एक और फैमिली जो समुंदर से सफर कर रही है, ये रूबेन है। उसके साथ उसकी 2 बेटियां और जेवियर भी है। इनका सामना होता है मोसासोरस से। नॉर्मली मोसासोरस इतने आक्रामक नहीं होते, लेकिन वो उनकी बोट को अपना दुश्मन समझकर उसे उल्टा कर देता है। जेवियर बोट के अंदर फंस जाता है। रूबेन उसकी मदद करता है। वो चारों जैसे तैसे बोट के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन अब वो समुद्र के बड़े खतरों के बीचों बीच फंस जाते हैं। वो लोग मदद के आने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इधर जोरा की टीम भी इक्वेटर की तरफ ही बढ़ रही होती है। जोरा ने अपने पिछले मिशन में अपने किसी खास को खोया होता है, इसलिए वो थोड़ी परेशान है। डॉक्टर हेनरी उससे बात करने की कोशिश करता है। अगली सुबह डंकन को रेडियो पर एक सिग्नल मिलता है। दरअसल वो रूबेन है, जो मदद के लिए रेडियो से कांटेक्ट कर रहा होता है। सिग्नल के हिसाब से वो लोग 28 मील दूर उनसे उल्टी दिशा में है। डंकन उनकी मदद करना चाहता है। जोरा भी मदद के लिए तैयार है, लेकिन मार्टिन और कुछ टीम के लोग इस बात से सहमत नहीं होते, क्योंकि उनका टारगेट यानी मोसासोरस उनसे सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर था। लेकिन डंकन अपना फैसला नहीं बदलता। वो इंसानियत के नाते बोट उनकी तरफ घुमाने को बोलता है। वो उन लोगों को बचा लेता है। रूबेन डॉक्टर हेनरी को बताते हैं कि उनके साथ असल में क्या हुआ था, जिससे उनको अंदाजा लग जाता है कि वो मोसासोरस ही था। अचानक से उनकी बोट से कुछ टकराता है। दरअसल यह मोसासोरस ही है। जोरा डॉट से निशाना लगाती है और उन्हें पहला डीएनए सैंपल बिना किसी की जान गंवाए आसानी से मिल जाता है। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। स्पेनोसोरस, जो मोसासोरस के दोस्त जैसे हैं, वो मोसासोरस की हेल्प करते हैं शिकार करने में। उनका शिकार है इनकी बोट। वो लोग उन पर फायरिंग करते हैं, जिसके कारण उनको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एडवर्ड स्पेनोसोरस का पहला शिकार बनता है। अब हमला करने की बारी मोसासोरस की है। उनकी बोट से कई गुना बड़ा मोसासोरस उन पर हमला कर देता है। उनकी बोट एक तरफ झुक जाती है। वो बच्ची उनका शिकार बनने से बाल बाल बचती है। डंकन जानता है कि वो लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो बोट को चट्टानों की तरफ उथले पानी में लेकर जाता है। अगर बोट चट्टानों से टकराई तो पूरी बोट तबाह हो जाएगी, जिसके डर से रूबेन टेरेसा को रेडियो से हेल्प के लिए बस सिग्नल भेजने को कहता है। लेकिन मार्टिन सुन लेता है। वो उसके पीछे जाता है और उसे सिग्नल नहीं भेजने देता, क्योंकि जिस मिशन पर वो थे वो एक गैर कानूनी और सीक्रेट मिशन था। टेरेसा वहां से फिसलकर गिर जाती है। मार्टिन उसकी हेल्प नहीं करता और उसे मरने के हाल पर छोड़ देता है। टेरेसा वहां से गिर जाती है। जेवियर भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। रूबेन भी जानता है कि बोट पत्थर से टकराने वाली है। वो अपनी छोटी बच्ची को लेकर पानी में कूद जाता है। मोसासोरस के हमले से उनकी बोट बुरी तरह से क्रैश हो जाती है, लेकिन वो अपने एक साथी की जान के बदले बाकी सब सेफ थे। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। उन्हें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। रूबेन और उसकी फैमिली भी सुरक्षा द्वीप तक पहुंच जाती है। स्पेनोसोरस काफी जिद्दी होते हैं। वो अपने शिकार का पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो अपनी आखिरी कोशिश ना कर ले। अफसोस आखिरी कोशिश में
डंकन को अपने एक और साथी को खोना पड़ा। ये वही द्वीप है जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, एलाई सेंट ह्यूबर्ट, जहां साइंटिस्टों ने विज्ञान के इस्तेमाल से कुछ डायनासोर्स को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया था। चलिए इस द्वीप के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। ईल सेंट हबर्ट द्वीप को सरकार और बड़ी जेनेटिक कंपनियों ने मिलकर चुना था, क्योंकि इस्ला नुबलार और इस्ला सोरना अब नष्ट हो चुके थे और दुनिया भर में फैले डायनासोर इंसानों के लिए खतरा बनते जा रहे थे। यह द्वीप समुद्र के बीचों बीच स्थित था। चारों तरफ खतरनाक पानी और अंदर घने जंगल, पहाड़ और गुफाएं थी। सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह जगह बिल्कुल आइसोलेटेड थी और इंसानों की पहुंच से बहुत दूर थी, इसलिए यहाँ डायनासोरों को रिलोकेट करना और नए एक्सपेरिमेंट्स करना आसान हो जाता है। इस द्वीप पर पहुंचते ही साइंटिस्ट ने बीचों बीच एक विशाल रिसर्च फैसिलिटी बनाई, जिसमें सबसे मॉडर्न जेनेटिक्स लैब्स और डीएनए स्टोरेज चेम्बर्स मौजूद थे। इन्हीं लैब्स में एक्सटिंक्ट स्पीशीज के डीएनए को रिव्यू किया गया और कई नई स्पीशीज क्रिएट किए गए। बाहर से लोगों को बताया गया कि यह जगह एक सेंचुरी जहां डायनासोरों को एक्सटिंक्शन से बचाकर रखा जाएगा, लेकिन असली मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा था। इन्वेस्टर्स और कंपनीज इसका इस्तेमाल अरबों का फायदा कमाने और मिलिट्री ग्रेड डायनासोर्स बनाने के लिए करना चाहते थे। जोरा जानती है कि यह द्वीप कितना खतरनाक है, इसलिए वो अपने मिशन को पूरा करके जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती है। उसने पहले से ही प्लान बी रेडी कर रखा था। उसने अपने कुछ साथियों को बोल रखा था, अगर उनको 24 घंटों में उनका सिग्नल नहीं मिला तो वो हेलीकॉप्टर से गश्त लगाने आएंगे। इधर रूबेन भी जियोथर्मल की पाइप के सहारे रिसर्च सेंटर की ओर बढ़ता है, मदद की उम्मीद में। डॉक्टर हेनरी की रिसर्च के हिसाब से उनका अगला टारगेट यानी टाइटैनोसॉरस मध्य खाकी में रहता है। अगर वह लगातार चलते रहे तो वो सूबे तक उन्होंने पास पहुंच जाएंगे। वो आगे बढ़ते हैं। रूबेन और उसकी फैमिली रात भर आराम करने का सोचते हैं। जेवियर जब हल्का होने जाता है तब उसके पीछे डायनासोर का बच्चा हमला करने ही वाला होता है कि इतने में ऊपर से क्वेट्ज़ालकोअट्लस उसे अपना शिकार बना लेता है। यहाँ हर पल मौत सिर पर मंडराती रहती है। जोरा की टीम अब उस घाटी तक पहुंच जाती है जहां उन्हें टाइटैनोसॉरस की मौजूदगी का अंदाजा था। घनी घास में कुछ हलचल होती है, लेकिन इस बार उतना खतरा नहीं, क्योंकि टाइटैनोसॉरस धरती पर पाए गए सबसे विशाल शाकाहारी डायनासोरों में से एक था। इसकी लंबाई करीब 70 फीट और वजन कई टन था। ये शांत स्वभाव का जेंटल जायंट माना जाता है। दरअसल ये उनके मिलन का वक्त था। ये नजारा वाकई बहुत ही खूबसूरत था। डॉक्टर हेनरी बहुत ही भावुक हो जाते हैं। ये उनकी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल था। जोरा सैंपल कलेक्ट कर लेती है। उस घाटी में टाइटैनोसॉरस की बहुत बड़ी आबादी थी। ये नजारा वाकई वो लोग बेहद मिस करने वाले हैं। अब उनका अगला टारगेट है क्वेट्ज़ालकोअट्लस, जो ऊपर पहाड़ी पर रहता है। इधर जेवियर सबसे आगे चल रहा होता है, लेकिन अचानक वो पहाड़ी से फिसल जाता है और उसके पीछे टेरेसा भी कूद जाती है। वहाँ अजीब सी बदबू आ रही थी। वहाँ एक नदी थी और उसकी दूसरी तरफ एक बोट पड़ी थी। टेरेसा उसे लेने जाती है, क्योंकि अब उसके फादर ठीक से चल नहीं पा रहे थे, तो वो नदी के रास्ते से जाना बेहतर समझते हैं। नदी की दूसरी तरफ किसी बड़े डायनासोरस का शिकार आधा खाया पड़ा होता है, जो बदबू मार रहा था। टेरेसा हिम्मत से आगे बढ़ती है और वो बोट लेकर जैसे ही बाहर निकलती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा खतरा आराम कर रहा था। एक विशाल डायनासोर उसके बिल्कुल करीब था। वो जैसे ही बोट को खोलती है, वो ठेसे पेड़ों के पीछे गायब हो जाता है, लेकिन यह खतरा अभी तक टला नहीं है। टेरेसा जल्दी से बोट को लेकर आती है और वो लोग हड़बड़ी में वहां से निकलते हैं, लेकिन वो उनको देख लेता है और उनका पीछा करता है। जेनेटिक बदलाव के कारण यह डायनासोर पानी में भी रह सकता है, इसलिए उनके लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। वो उनकी नाव पर हमला करता है। बाकी सब तैर के निकल जाते हैं, लेकिन बेला नाव के नीचे फंस जाती है। कुछ पल के लिए लगा बेला उसका निवाला बन गई, लेकिन अचानक से वो पानी से बाहर आती है और चट्टान के दूसरी तरफ आ जाती है, जहाँ से डायनासोर का मुंह बाहर आ सकता है, शरीर नहीं। वो शुक्रगुजार है कि वो लोग बच गए, लेकिन अभी भी बहुत से खतरनाक जीव इस टापू पर मौजूद हैं। इस टापू पर अभी खतरा पूरी तरह से नहीं टला है। जोरा की टीम पहाड़ी के ऊपर से क्वेट्ज़ालकोअट्लस के घोंसले तक पहुंचने का प्लान बना रही थी, क्योंकि वो खुले आसमान में क्वेट्ज़ालकोअट्लस का डीएनए सैंपल नहीं ले सकते, इसलिए वो उसके अंडों से नमूना लेंगे। जोरा और डॉक्टर हेनरी रस्सियों के सहारे वहां से नीचे उतरते हैं। उन्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि अभी वो घोंसले में नहीं है। उनकी हेल्प के लिए डंकन अपना एक आदमी भी उनके साथ भेजता है। वो तीनों नीचे चले जाते हैं। डंकन उनकी ऊपर से हेल्प करेगा, ताकि कोई रस्सी इधर उधर हुए तो वो संभाल लेगा। लेकिन तभी उसे सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जो शायद उस पहाड़ी के नीचे तक जाती है। वो तीनों उस पहाड़ी की गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां उस डायनासोर के अंडे थे।
9 अंडे से नमूना लेता है बिना अंडे को कोई नुकसान पहुंचाए। जब उनका एक साथी रस्सी को अटकाने के लिए कील ठोक रहा होता है तो उसकी आवाज पहाड़ियों में गूंजती है, जिसके कारण डायनासोर आवाज को सुन लेता है और वो अपने अंडों के पास 2 अनजान मेहमानों को देखकर खुश नहीं था। वो उन पर हमला कर देता है। वो गुफा के ओर अंदर चले जाते हैं जहां उसकी चोंच ही जा सकती है। वो लगातार उन पर हमला करता है, लेकिन उनको बचाने के चक्कर में लेकलर्स एक गलती कर देता है। वो हथौड़ी से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। वो उसके पीछे लग जाता है। डंकन और मार्टिन जल्दी से रस्सी खींचते हैं, पर वो लोग उससे तेज नहीं हैं। क्वेट्ज़लकोअट्ल्स उसे जिंदा निगल लेता है। वो लोग अपनी जान बचा के भागते हैं और पहाड़ी के अंदर जा रही सीढ़ियों की मदद से उसके अंदर चले जाते हैं। इधर हेनरी रस्सी के सहारे तकरीबन 40 फुट जमीन से ऊपर लटका होता है, जिस रस्सी को जोरा ने पकड़ रखा होता है। हेनरी बार बार सैंपल तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो सैंपल तक तो पहुंच जाता है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। पानी में गिरने की वजह से उसकी जान बच जाती है। बाकी सब भी नीचे पहुंच जाते हैं। अब उन्होंने तीनों डायनासोर्स के नमूने ले लिए थे। अब उनको इस द्वीप से बाहर निकलना है। डंकन अपने दोस्त लेकलर्स की मौत पर थोड़ा दुखी लग रहा होता है। उसने अपने और भी साथी खोए हैं, लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है। अब अंधेरा होने लगा था। रूबेन और उसकी 2 बेटियां और जेवियर ये सब भी सेफ थे और उस द्वीप पर मौजूद रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाते हैं। उसी रिसर्च सेंटर की दूसरी तरफ जोरा और उसकी टीम भी पहुंच जाती है। जोरा को पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो सब एक दूसरे को आवाजें लगाते हैं। जब तक जोरा की बचाव टीम का हेलीकॉप्टर नहीं आ जाता, तब तक जोरा उन्हें ढूंढने का फैसला करती है और फाइनली वो लोग मिल जाते हैं। टेरेसा मार्टिन को सबक सिखाना चाहती है, क्योंकि मार्टिन ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। मार्टिन गन निकाल लेता है और जोरा से वो बैग लेता है जिसमें सैंपल्स थे। तभी अचानक से जोर जोर की आवाजें आती है। हेनरी बताता है जनरेटर स्टार्ट हो रहा है और फिर पूरे रिसर्च सेंटर में लाइट आ जाती है और साथ में म्यूजिक भी बजने लगता है। तभी एकदम से हवा में उड़ने वाले कुछ डायनासोर टपक पड़ते हैं। पूरे रिसर्च सेंटर में अफरा तफरी मच जाती है। सब अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। इस वक्त डंकन और हेनरी जिस जगह पर मौजूद थे, असल में यही डायनासोरों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। वहां अभी भी कई डायनासोर्स के कंकाल मौजूद थे और जहां रूबेन और उसके बाकी सदस्य मौजूद हैं, वहां कैंटीन हुआ करती थी। फिर अचानक से कैंटीन की छत से वो अजीब सा पक्षी डायनासोर कैंटीन में घुस आता है। इस डायनासोर का नाम है इंडोमिनस रेक्स। ये कोई नेचुरल डायनासोर नहीं, बल्कि साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया एक हाइब्रिड प्रीडेटर है। यानी ये एक ऐसा मिक्स है जिसे अल्टीमेट किलर मशीन कहा जा सकता है। वो लोग धीरे से उस टनल के अंदर चले जाते हैं। इधर डंकन को उस पूरे रिसर्च सेंटर का मैप दिखाई देता है, जिसमें एक टनल है जो पूरे टापू से होकर गुजरती है। जहां टनल खत्म होती है, वहां समुद्र में एक बोट भी मौजूद है, जिसके सहारे वो लोग वहां से निकल सकते हैं। तभी उनको हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डंकन बाकियों को लेने जाता है और हेनरी हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करता है ताकि उनको पता चल जाए कि वो लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन तभी हेनरी के नजरों के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर डायनासोर गुजरता है। अगर उन्होंने कोई सिग्नल नहीं भेजा तो हेलीकॉप्टर 2 मिनट के बाद यहाँ से निकल जाएगा। उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। जोरा को टनल में रूबेन और उनके बाकी सदस्यों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये आवाज इंडोमिनस रेक्स भी सुन लेता है। वो भी उस टनल में चला जाता है। जोरा भी पीछे जाती है। हेलीकॉप्टर पूरे टापू की गश्त लगाकर जाने ही वाला होता है कि डॉक हेनरी एक फ्लेयर छोड़ते हैं। वो लोग उसे देख लेते हैं और मदद के लिए वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन उस फ्लेयर को कोई और भी देख लेता है। ये है जिगेनोटोसॉरस, सबसे बड़ा मांसाहारी डायनास, टी-रेक्स से लंबा और अल्टीमेट किलर प्रीडेटर। डंकन बाकियों ढूंढ लेता है इस मॉन्स्टर डायनासोर के डर के मारे। वो सब टनल के अंदर चले जाते हैं। जोरा बताती है कि मार्टिन जिप लेकर वहां से निकल गया। अगर वो बोट तक पहले पहुंच गया तो वो बोट भी ले जाएगा। फिर इनका मरना तय है। उन्हें जल्दी बोट तक पहुंचना होगा। जैसे ही वो सब टनल के अंतिम छोर तक पहुंचते हैं, वहां एक सेफ्टी डोर लगा होता है, जिसका ओपन पैनल बाहर की तरफ होता है। बेला जो सबसे छोटी है, वो डोर की बीच वाली जगह से बाहर निकल जाती है, लेकिन छोटी बच्ची के सामने खड़ा होता है गाइगनोटोसॉरस। जैसे ही डोर ओपन होता है, इधर मार्टिन भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो जिंदा नहीं बच पाता। इतने में बाकी सब बोट तक पहुंच जीते हैं, लेकिन वो डायनासोर अब उनकी तरफ मुड़ जाता है। यहाँ डंकन एक फैसला लेते हैं। वो अपनी जान दांव पर लगाकर बाकियों को सेव कर देते हैं। वो उसे वहां से दूर ले जाता है। जोरा अपने सबके करीबी दोस्त डंकन की वजह से बहुत अपसेट है, लेकिन तभी एक और फ्लेयर दिखाई दिया।
इसका मतलब डंकन अभी जिंदा है। वो सब बोट को उसकी तरफ घुमाते हैं। इन सब की ये छुपी बता रही है कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन जब नेचर पलटवार करती है तो उसके सामने हमारी औकात शून्य से भी कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस। सब्सक्राइब कर लेना, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम श्योर।